हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज से आपको लॉग्यान चैनल पर लगातार लॉ के अपडेट मिलते रहेंगे और एक नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू कर रहे हैं कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि लॉ से रिलेटेड न्यूज़ को किस तरीके से कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में आपको जो डेली प्राप्त होगा, आपको पता चलेगा कि लॉ से रिलेटेड न्यूज़ को किस तरह से पढ़ेंगे और हम लोग एग्ज़ाम में उसको किस तरह से यूज करेंगे। लगातार आपका करंट अफेयर भी इसके द्वारा अपडेट होगा। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से करंट अफेयर पर आधारित नहीं होगा। करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाते हैं। ये वीडियो मेन रूप से लॉ पर फोकस होगा। हम न्यूज़पेपर से न्यूज़ देखेंगे और उसमें से अपने लायक क्या है, आगे के एग्ज़ाम में आपको क्या प्रयोग हो सकता है, उसको देखेंगे। ये नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके विचारों के आधार पर इसको सुधारा जाएगा, संभाला जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज 12 अगस्त 2023 है, तो कल आपको वीडियो प्राप्त हुआ था, वही आज की फ्रंट न्यूज़ है। और आपके लिए ज़रूरी है कि जो 3 कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों बदल दिए गए हैं। तीनों में बदलाव होने की प्रोसेस जारी हो गई है। अभी हम ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं कि बदल दिए गए हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो बदल जाएंगे तीनों, है ना। तो उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें नई जुड़ गई हैं। जैसे कि आईपीसी जो है, उसमें मॉब लिंचिंग के बारे में कोई चीज़ नहीं थी, तो मॉब लिंचिंग के बारे में नई चीज़ें आ गई हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मौत की सज़ा हो गई है। राजद्रोह कानून भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, इन पर अलग से हम लोग वीडियो भी बनाएंगे और लगातार अब इन तीनों एक्ट को अपडेट करेंगे जब ये एक्ट सामने आ जाएंगे। ठीक है। अगली खबर जो है वो बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं रहेंगे, कोर्ट ने कहा है। तो आपके लिए इसमें क्या काम का है, आप केवल इतना देखिए कि आपसे ज़्यादा अगर गहराई से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो किस हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करता है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, उसने कहा था कि बीएड डिग्री धारक जो है वो बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, उसी को केवल अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा एक क्वेश्चन अगर ज़्यादा गहराई से पूछेंगे तो पूछेंगे कौन सी बेंच थी, तो बेंच थी न्यायमूर्ति अनिरुद्ध घोष की और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। खबर में आपको बहुत देर रुकना नहीं है। अगली खबर है, देश की अदालतों में 5 साल के अंदर मुकदमों का बोझ दुगना। हालांकि इससे आपको कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। अपने ऐसे, अगर आपके एग्जाम में ऐसे लिखने को आता है तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक दो फैक्ट हैं जिसको आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। पहला तो यही है जो हेडिंग में लिखा हुआ है कि 5 साल में दुगना हो गया है मुकदमों का बोझ, लेकिन उस अनुपात में जजेज नहीं बढ़े हुए हैं। इसी कारण तो दुगना हो रहा है, क्योंकि उस अनुपात में जो मामले दर्ज हो रहे हैं उस अनुपात में सुलझाए नहीं जा सक रहे हैं। ठीक है। 5 करोड़ से अधिक मुकदमे इस समय कोर्ट में लंबित है। ये रिपोर्ट जो है उसके आधार पर ये खबर बनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबित मुकदमे किस स्टेट में हैं, तो आप, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताएंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा लंबित मुकदमे हैं और जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ 16 लाख है ना। 3 स्टेट टॉप जिनमें मुकदमे लंबित हैं, पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार क्रम से इन तीनों में सबसे ज़्यादा लंबित मुकदमे हैं। ठीक है। अगली खबर क्या है, अगली खबर है, हिंसा रोकने के लिए राज्य बाध्य है। ये किसने कहा, कोर्ट ने कहा। मणिपुर हिंसा पर टिप्पणी की है। अभी इसमें पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन राज्य का एक कर्तव्य बनाया, इसको भी आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। हालांकि जब इस पर कोई डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगा, कोई निर्देश आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। अगली एक छोटी सी खबर है कि हाई कोर्ट के 23 न्यायमूर्ति जो हैं वो बदल दिए गए हैं। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 222 पलट के देखेंगे और हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या मिला। अच्छा, हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफ़र करने की पावर से संबंधित एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट जज जो हैं उनको ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो किसके पास है, तो वो पावर किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा,
आप जब आर्टिकल 222 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति खुद से नहीं करेगा, तो आपको पता चलेगा कि किसकी सलाह पर जजेस का, हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र होता है। तो जब आप खबर पढ़ेंगे तो खबर पढ़ते समय आपको ये नहीं देखना है कि खबर में क्या छपा है। अब जैसे यहाँ पर आर्टिकल का जिक्र नहीं था, लेकिन आपको ये देखना है कि आप उसमें से क्या निकाल सकते हैं, आप उसमें से क्या तैयार कर सकते हैं। अगला है, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जातीय सफाई के आरोप नकारे, है ना। तो हरियाणा सरकार पर आरोप लगे थे कि जातीय रूप से इन्होंने जो बुलडोज़र चलाया है वो जातीय रूप से घरों को तोड़ा है, तो उन्होंने उस आरोप को नकार दिया। अब ये तो एक हो गई पॉलिटिकल न्यूज़। आपको क्या निकालना है, आप ये सोचेंगे, इसको इस तरीके से देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने जो आरोप नकारे हैं, अगर ये आरोप साबित हो जाते तो किस कानून का उल्लंघन होता। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो किसके ऊपर इम्पोज हैं, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी कि हमको प्रोवाइड करे, है ना। राज्य सरकार मतलब सरकार की जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी, सॉरी, राज्य सरकार नहीं, राज्य की जिम्मेदारी है। उस राज्य में केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है ना। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि हमको जातीय रूप से, लैंगिक रूप से, धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। कहाँ पे आ गए आप, आर्टिकल 15 में आ गए, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना। यहाँ पर जाति लिखा है, लेकिन ये जातीय सफाया नहीं, ये धर्म के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया गया था सरकार पर। हालांकि क्या पॉलिटिकल स्थिति है उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, उस पर हम स्टूडेंट के तौर पर जाने का ज़रूरत भी नहीं समझते। लेकिन हाँ, आपको ये देखना कि इससे आपको क्या मिल रहा है। तो आर्टिकल 15 पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसको पढ़िए और इम्प्लीमेंट करके देखिए कि इस खबर से किस तरीके से वो कनेक्ट होता है। ये थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है कि क्या क्या प्रावधान बदले गए हैं। हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब प्रावधान बदल जाएंगे और जब नए एक्ट आ जाएंगे तो उनको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो एक्ट हैं वो, उसमें से कई प्रावधान जो राजद्रोह का था या और भी प्रावधान थे वो हटा दिए गए और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को जोड़ दिया गया। तो ये आपके साथ एक तरीके से नए एक्ट पढ़ने का मौका भी है, और साथ में इससे बहुत नए नए क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत जम के तैयारी करनी होगी, और उस तैयारी में लॉग्यान आपके साथ है। अगला है, अपने बच्चों की देखभाल पिता के लिए प्राथमिकता नहीं है। ये संपादकीय पेज पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इसमें मैटरनिटी लीव और पितृत्व अवकाश की बात की गई है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात की गई है। तो अगर आपके में ऐसे लिखने को आता है या कहीं पर जेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ आप इस पॉइंट को रख सकते हैं और इस संपादकीय में ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यूनिसेफ का भी आपको जिक्र मिलेगा, है ना, और बहुत कुछ जिक्र मिलेगा जिसको आप आगे जाके यूज कर सकते हैं। तो इस खबर को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़िए, ये करंट अफेयर से संबंधित है, लॉ से रिलेटेड नहीं है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बताया गया, और बताया गया है कि सन 2022-23 में जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो 1624.5 मिलियन यूनिट है। बाकी इसमें आपको स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, लघु जल ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा और विशाल जल ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा के विविध स्रोत कौन कौन से हैं, थर्मल है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है और आणविक ऊर्जा है, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं इनको आप लिख लीजिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको अलग से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आप खुद से भी नोट कर सकते हैं। और लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ से आपको किसी भी जीएस पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। अपडेटेड आंकड़े हैं और उनको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी जीएस से रिलेटेड है, चंद्रयान 3 की तरह रूस का लूना 25 लॉन्च, ठीक है। तो अब चंद्रयान 3 जो आपका निकला था, वैसे ही रूस ने भी लॉन्च किया। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनेगा कि चंद्रयान की तरह किस देश ने चंद्रमा पर पहुंचने का अभियान लॉन्च किया। तो आप बताएंगे रूस ने, और उसका नाम क्या है, तो लूना 25 नाम है। अच्छा, रूस की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि 21 अगस्त को वो पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान पहुंचेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी के अलावा अगर देखा जाएगा तो उन्होंने, ये इसरो की जो विशेषता है वो क्या है, इसरो कम खर्चे में वो काम करता है जो बहुत बड़े खर्चे में होते हैं। ये 100% है। हालांकि अभी आंकड़ा नहीं पता कि रूस ने जितना पैसा खर्च किया होगा, इसरो ने उससे बहुत कम किया होगा। तो भारत के लिए गर्व की बात है और आपके लिए शिक्षा की बात है कि आप ये पढ़ लीजिए
कि चंद्रयान 3 की तरह, क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत सुर्खियों में रहा है। इससे क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन इस तरह से बन सकता है कि किस देश ने और अभी चंद्रमा का अभियान हाल ही में लॉन्च किया है, या किस डेट को उनका रूस का लूना पहुंचेगा। तो वो कब पहुंचेगा? वो आपका पहुंचेगा 21 अगस्त को, और उसके 2 दिन बाद आपका चंद्रयान पहुंचेगा, जबकि रूस का लूना काफ़ी दिन बाद गया। ये भी करंट अफेयर की खबर है, कल ये 100% आ जाएगी कि क्या होगा। हालांकि इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन उससे हटा के आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया ने किसको हराया फाइनल में, या फाइनल किस किस के बीच हुआ। हराया नहीं हराया ये कल पता चलेगा हम लोगों को। फाइनल किस किस के बीच हुआ, तो वैसे फाइनल अगर पूछा भी जाए तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। लेकिन ऐसे केसेस में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेमीफाइनल किसके बीच हुआ, भारत ने किसके साथ सेमीफाइनल खींचा था, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है हॉकी की। भारत ने 5 साल बाद फाइनल में क्वालिफाई किया, और सेमीफाइनल में किसे हराया? जापान को हराया। बस इतना याद रखिएगा, जापान को हराया, इतनी ही इसमें काम की बात है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें निलंबन है, अधीर रंजन चौधरी का निलंबन है, और उसके अलावा आपके जो राज्यसभा सांसद हैं उनका निलंबन है, राघव चड्ढा का। आपको इसमें नहीं पढ़ना है कि क्या राजनीतिक रूप से हुआ, आपके लिए क्या है। तो निलंबन की पावर किस में होती है आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा में निलंबन की पावर किस पर होती है? लोकसभा अध्यक्ष पर होती है। और राज्यसभा में जो निलंबन की पावर होती है, राज्यसभा के सभापति पर होती है। ठीक है। और निलंबन के दौरान क्या होता है कि जो सत्र चल रहा होता है, निलंबित कोई भी व्यक्ति जो संसद का किसी सदन का सदस्य है, वो केवल उस सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है जो सत्र जारी है। जैसे इस समय मानसून सत्र चल रहा है, तो संपूर्ण मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है अधिकतम। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका निलंबन 5 साल रहेगा। हाँ, वो भी रहता है 2 साल 3 साल, लेकिन वो अलग परिस्थिति होती है। लेकिन अगर अनाचरण के दोषी पाए जाते हैं, या संसद की सदस्यता में, संसद की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, या कोई ऐसा आचरण करते हैं जो संसदीय कार्रवाई के विपरीत है, संसदीय आचरण के विपरीत है, तो जो अधिकतम निलंबन की सीमा है वो कितनी होगी? अधिकतम निलंबन होगा मात्र और मात्र उस सत्र के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी, और हाँ, कम के लिए भी हो सकता है। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम कब के लिए? उस सत्र के लिए। और कम कितना? कम 1 दिन, 1-2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कानून कौन सा लागू होता है? तो इसमें नियमावली लागू होती है। लोकसभा के जो अध्यक्ष निलंबन करते हैं, वो उनका नियम 373, 374, 374A आदि लागू होते हैं। जबकि राज्यसभा के जो सभापति निलंबन करते हैं, उनको नियम 255, 256 में ये शक्ति मिली है। आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये जानिए कि अधिकतम निलंबन उस सत्र के लिए हो सकता है, और कम से कम निलंबन कितनी भी कम अवधि के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से कानून का ये अपडेट आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइए क्या सुधार होने हैं। बाकी अगर आप इसको जो ये खबरें हैं इनको अगर पढ़ना चाहते हैं स्वयं से, तो टेलीग्राम ग्रुप लॉगिन का है, जिस डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक पड़ा हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप बताएंगे तो इसको मैं हैंड रिटन नोट्स पर बना के आपको अपडेट देता रहूँगा। फिर मिलेंगे कल के अपडेट पर। धन्यवाद।